हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स एमसीक्यू क्लास 7 उष्मा को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उष्मा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट का ए आंसर होगा। एक, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसका स्थानांतरण दो निकायों के मध्य अथवा किसी निकाय अथवा उसके परिवेश के मध्य ताप में अंतर के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर टू, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो दूसरा का डी असत्य है, बाकी ए बी सी सही है। ये देखते हैं, पारा तथा एल्कोहल ऐसे द्रव्य है जिनका उपयोग अधिकांश कांच के द्रव्य तापमापियों में किया जाता है। बी, सेल्सियस ताप मापक्रम फ़ारेनहाइट ताप मापक्रम में परिवर्तित किया जा सकता है। -273.15 डिग्री सेल्सियस का ताप परम ताप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो तीसरा का सी असत्य है, बाकी ए बी डी ये सही है। ए, डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रेशर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बी, प्रयोगशाला तापमापी का प्रास प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डी, डिजिटल थर्मामीटर में पारे का उपयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? फोर्थ का सी सही है, ए बी डी गलत है। सी, गर्म करने पर अन्य द्रव्यों की तुलना में एल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर पाँच, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। पाँचवा का सी आंसर होगा। पाँचवा का ए सही आंसर होगा। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यमांक निम्नतर होता है। व्याख्या देखते, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यमांक निम्नतर होता है। द्रव्यमांक निम्नतर होने के कारण इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है जिससे शून्य से काफ़ी नीचे का तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में ही बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों में पारा की अपेक्षा एल्कोहल तापमापी अधिक उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाता है? तो 6 का सी आंसर होगा। आयतन पहले घटेगा और बाद बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाता है? तो 6 का सी आंसर होगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो ए आंसर होगा। 7वां का ए आंसर होगा। कथन देखते हैं, झील की सतह पर बर्फ जम जाने पर तली पर बर्फ नहीं जमती। कारण देखते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए ए आंसर होगा। इसका व्याख्या देखते हैं, ठंडे प्रदेशों में सर्दियों के दिनों में वायुमंडल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तथा वायुमंडल का ताप घटने के कारण झीलों की ऊपरी सतह का ताप घट जाता है जिसके कारण सतह का जल भारी होकर नीचे चला जाता है तथा नीचे जल का स्तर ऊपर आता रहता है। यही प्रक्रिया तब चलती रहती है जब तक कि पूरे जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं गिर जाता। 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का घनत्व बढ़ता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है। इसके बाद जब झील की सतह के जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो इसका घनत्व कम होना शुरू हो जाता है। बर्फ उष्मा की कुचालक होती है, अतः बर्फ की परत के नीचे जल की उष्मा बाहर नहीं आ पाती और जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है जिस कारण झील की सतह पर बर्फ जम जाने पर भी तली पर बर्फ नहीं जमती। क्वेश्चन नंबर 8, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विशिष्ट ऊष्मा, 8वां का ए आंसर होगा। ये दोनों सही है। एक, इसका उपयोग स्वचालित वाहनों के रेडिएटरों में किया जाता है। ये गर्मियों में थल की अपेक्षा बहुत धीमी गति से गर्म होता है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होने के संबंध में निम्न कारणों पर विचार कीजिए। इसका आंसर 8वां का ए आंसर होगा। 1 और 2, इसका उपयोग स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में किया जाता है। यह गर्मियों में जल की अपेक्षा बहुत धीमी गति से गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 9 का ए आंसर होगा। 1, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाएं परस्पर तापीय साम्य में होती है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। व्याख्या देखते हैं,
स्थिर ताप पर पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन गलन कहलाता था। जिस ताप पर क्रिया संपन्न होती है उसे गलनांक कहते हैं। गलनांक पर ठोस तथा द्रव अवस्था तापीय साम्य में होती है। स्थिर ताप पर पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्वथन कहलाता है। जिस ताप पर यह क्रिया संपन्न होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना द्रव अवस्था से गुजरे पहुंचना ऊर्ध्वपातन कहलाता है तथा द्रव का वाष्प अवस्था में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कथन ए और आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कुछ का सही उत्तर दीजिए। तो 10 का सी सही होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, नहीं वायुमंडलीय दाब घट जाता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। दाब में वृद्धि के साथ साथ क्वथनांक में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता जाता है, जिसके कारण समुद्र तल की तुलना में ऊंचाई का जल क्वथनांक घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्रायः अधिक गंभीर जलन देती है। इसका कारण है 11 का वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्रायः अधिक गंभीर जलन देती है। इसका कारण भाप की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को उसके क्वथनांक पर द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा की मात्रा पर उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसका मान गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे के गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि 12 का बी आंसर है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 13 का सी सही है, ए का 2 सही है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा की किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाती है। 13 का सी आंसर होगा, 1 2। पहला, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। दूसरा, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा की किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे चालन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किन में हो सकता है? तो गैस एवं द्रव्य में। 14 का सी होगा आंसर। चलिए व्याख्या देखते हैं। गैस तथा द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है, क्योंकि संवहन कन्वेक्शन की प्रक्रिया में ऊष्मा का प्रवाह उस ताप वाले स्थान से निम्न ताप वाले स्थान की ओर माध्यम के कणों की सहायता से इस प्रकार होता है कि माध्यम के कण ऊष्मा ग्रहण करके स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 15 का ए सत्य है, मतलब 1, घरों में प्रणोदित वायु तापन निकाय, मानव परिचंत्रण तत्व तथा स्वचालित वाहनों के इंजनों के शीतलन निकाय प्रणोदित संवहन निकायों के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16, ऊष्मीय विकिरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 16 का सी होगा, 1 2 3 तीनों सही है। पहला, ऊष्मीय विकिरण को स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, सभी तप्त पिंड विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तीसरा, विकिरण के द्वारा ही सूर्य से ऊष्मा निर्वात से होकर पृथ्वी तक पहुंचती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा प्रकाश की चाल से सरल रेखा में चलकर माध्यम को बिना गर्म किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। इस विधि में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण के द्वारा ही सूर्य से ऊष्मा निर्वात से होकर पृथ्वी तक पहुंचती है। किसी वस्तु द्वारा अपने ताप के विकिरण के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा को ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। यह ऊर्जा प्रत्येक वस्तु द्वारा परम शून्य से अधिक ताप पर उत्सर्जित होती रहती है, अर्थात सभी तप्त पिंड विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि निर्वात में ऊष्मीय विकिरण की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 17, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति न होती है। तो 17 का सी होगा, ए और बी, संचालन द्वारा, संवहन एवं विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, थर्मस फ्लास्क में मतलब थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती।
तो 17 का सी सही होगा। ए संचालन द्वारा, संवहन और विकिरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 18 का सी असत्य है, बाकी ए बी डी सही है। कृष्ण पिंड विकिरण ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन हल्के वर्णों के पिंडों की अपेक्षा अधिक करते हैं। वीन के नियम से चंद्रमा का ताप अनुमान लगाया जा सकता है। डी ग्रीन हाउस प्रभाव से रेगिस्तान का प्रसार हो सकता है। इसका व्याख्या देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल आदि उत्तरदायी होते हैं। कृष्ण पिंड स्वयं पर आपतित सभी तरंगधैर्य के विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं तथा ये अच्छे अवशोषक तथा उत्सर्जक होते हैं। वीन के विस्थापन नियम के द्वारा आकाशीय पिंड जैसे सूर्य, तारे तथा चंद्रमा के तापों का निर्धारण किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव से मानव जीवन, पौधों तथा जानवरों को खतरा है। इसके कारण बर्फ छत्रक तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र तल ऊपर जा रहा है तथा इसके प्रभाव से रेगिस्तान का प्रसार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर उष्मा गतिकी का प्रथम नियम निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूद का सही उत्तर दीजिए। तो 20 का बी सही होगा। ए का समतापीय प्रक्रम स्थिर ताप होता है, समदाबीय प्रक्रम स्थिर दाब होता है, सम आयतनिक प्रक्रम स्थिर आयतन होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम उष्मा का प्रवाह नहीं है। उस सूची 1 में उष्मा गतिकी प्रक्रम लिखा हुआ है और सूची 2 भौतिकी राशियाँ, मतलब समतापीय प्रक्रम का भौतिक राशियाँ स्थिर ताप है, समदाबीय प्रक्रम का भौतिक राशियाँ स्थिर दाब है, सम आयतनिक प्रक्रम का भौतिक राशियाँ स्थिर आयतन है, रुद्धोष्म प्रक्रम का भौतिक राशियाँ उष्मा का प्रवाह नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 का ए आंसर सही होगा। 1, 2 इनमें से कौन सा सत्य है? ए ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित किया जाता है। दूसरा, ऊष्मा इंजन में ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। ऊष्मा इंजन वो युक्ति है जिसके द्वारा ऊष्मा को अवतरित कंटिन्यूअस रूप से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है तथा ऊष्मा इंजन में ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में रूपांतरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऊष्मा इंजन की दक्षता कभी 100% नहीं हो सकती है। 20 का 3 गलत है, क्योंकि प्रशीतक रेफ्रिजरेटर शीतलन स्थान से ऊष्मा लेकर तप्त स्थान को देने की युक्ति है, जबकि ऊष्मा इंजन ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में रूपांतरित करता है। तो दोनों की क्रियाविधि अलग है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रशीतक में उपयोग होने वाली गैस है फ्रीऑन। प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस का उपयोग किया जाता है, जिसे कार्यकारी पदार्थ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, केल्विन प्लांक का प्रकथन बताता है कि 23 का यह आंसर होगा, किसी उष्मा भंडार से उष्मा का अवशोषण करना तथा उस उष्मा का पुनः कार्य में रूपांतरित करना किसी भी प्रक्रम द्वारा संभव नहीं है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसका। 23 का, केल्विन प्लांक के अनुसार ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जो किसी स्रोत से उष्मा लेकर उस उष्मा को पुनः कार्य में रूपांतरित कर दे। क्वेश्चन नंबर 24, कार्नो इंजन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 24 का सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। समान तापों के मध्य कार्यरत किसी भी इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। दूसरा, कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कार्नो इंजन वास्तविक इंजनों के सभी दोषों से मुक्त होता है तथा इसकी दक्षता 100% होती है। 2 तापों के बीच कार्यरत किसी भी इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। कार्नो इंजन की दक्षता गैस द्वारा प्रति चक्र में किए गए कार्य W तथा स्रोत से ली गई उष्मा Q के अनुपात पर निर्भर करती है। यह कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 25, गैसों के अनुगति सिद्धांत से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, गैसों के अनुगति सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25 का ए 1 और 2 सही है। गैस के अणु एक दूसरे से और धारक पात्र की दीवारों से संघटित करते रहते हैं। दूसरा, गैस के अणु की कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित होती रहती है। क्वेश्चन लेसन 8, आवर्त गति एवं ध्वनि तरंगे कल पढ़ते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनसीईआरटी साइंस का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों
वीडियो अपलोड किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और ये आपका बीपीएससी, बीएसएससी, दरोगा और भी कई अदर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। थैंक यू।